चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम इनकी मोनोटोनिसिटी के ऊपर बेस्ड, जो कि इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, देखिए जनरली क्या होता है, जो बोर्ड के अंदर एग्जांपल्स आते हैं जिसमें हमें साफ बोला होता है कि पता करो ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है या कहाँ डिक्रीजिंग है, या जिसमें साफ साफ बोला जाता है इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी डिस्कस करो, तो उसमें हमें साफ पता होता है कि हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स ढूंढना है, उसे ग्रेटर देन कहाँ है, लेस देन कहाँ है, ये पता करना है। बट अभी कुछ एक एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसमें कहीं पर भी अपने को ये नहीं बताया गया कि मोनोटोनिसिटी का एग्जांपल है, या इसमें कहीं मोनोटोनिसिटी का जिक्र नहीं किया गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात नहीं की गई। हमें सिंपली ये पूछा गया कि ये जो दो नंबर हमें दे रखे हैं, ई पावर पाई और पाई पावर ई, इनमें से कौन सा बड़ा है ये बताना है। और इसी तरह से एक नंबर है 100 पावर 101 और दूसरा 101 पावर 100, हमें बताना है इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर हम सोचे कि हम किसी कैलकुलेशन से ये पता कर सकते हैं तो थोड़ा ट्राई करके देख सकते हो कि आप इसमें ई पावर पाई या पाई पावर ई के बारे में सोच सकते हो कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अगर पॉसिबल है तो करके ट्राई कर सकते हैं, मगर उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते सीधा कैलकुलेशन से, तो फिर मोनोटोनिसिटी का इसमें क्या यूज हो सकता है वो सोचते हैं। चलिए यहाँ पर हमें ये जो दोनों वैल्यू जिसको हमें चेक करना है, वो इसमें एक में ई पावर पाई और पाई पावर ई दिखाई दे रहा है। इन दोनों में एक ई और पाई दोनों मिक्स किए हुए हैं, लेफ्ट साइड में भी और सेकंड वाले में भी। अगर इसको ई और पाई को मैं कोशिश करूँ सेपरेट करने की, तो ई पावर पाई और पाई पावर ई में से कौन बड़ा है ये पता करने के लिए हम क्यों ना ये पता कर ले कि ई पावर 1/e और पाई पावर 1/पाई में कौन बड़ा या कौन छोटा होगा। इससे इसका क्या कनेक्शन है, देखिए अगर हमें ये पता चल जाता है कि ई पावर 1/e बड़ा है पाई पावर 1/पाई से, कंफर्म नहीं है, हो सकता है छोटा हो, कुछ भी हो, संभावना हो सकती है, हो सकता है ई पावर 1/e छोटा हो पाई पावर 1/पाई से, दोनों में से कोई एक चीज होगी, वो हम पता करेंगे अभी। अगर ये ई पावर 1/e छोटा है पाई पावर 1/e से, तो इसकी पावर जो 1/पाई है वो इधर ला के पावर पाई, और इसकी पावर 1/e इधर ला के पावर ई बना सकते हो। मतलब अगर ये रिजल्ट है तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ई पावर पाई छोटा होगा पाई पावर ई से। और अगर ये रिजल्ट है तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ई पावर पाई बड़ा होगा पाई पावर ई से। तो हमें अगर इन दोनों में कंपैरिजन पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये जो ई पावर पाई और पाई पावर ई में कौन बड़ा या छोटा है। इसी तरह से इन दोनों में भी अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं ये पता कर लूँ अगर किसी तरह से कि 100 पावर 100 1/100 और 101 पावर 1/101 इनमें कौन बड़ा है छोटा है, तो हम आसानी से इन दोनों के बारे में भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, कौन बड़ा या छोटा आएगा, वो डिसाइड कैसे होगा। अभी हमने एक साइन एक्स माइनस एक्स वो फंक्शन वाला किया था जिसमें साइन एक्स को एक्स से छोटा प्रूव करना था। वहां पर वो फंक्शन थे, हमें प्रूव करना था साइन एक्स छोटा होगा एक्स से इंटरवल 0 से लेके पाई/2 के बीच में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी। अगर हम इसी तरह से सोचे इसके बारे में करना कि चलो हम इसका जैसे डिफरेंस लेके एक फंक्शन बना लेते हैं, एफ एक्स लिख लिया, फिर उसको पता करते हैं कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव, वही सोचना चाहे इसमें, तो प्रॉब्लम ये है कि ई पावर पाई और पाई पावर ई दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर कांस्टेंट वैल्यूज। अगर आप सोचो कि ऐसे इन दोनों का डिफरेंस लेके मैं ई पावर 1/पाई और माइनस पाई पावर ई ऐसे लिख के ये फंक्शन बना लूं, फिर इसका मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करूं, या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पता करो जैसे इसमें किया था, तो इसमें तो ये फंक्शन था, वेरिएबल था, यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। देखिए तो इसको हम डेरिवेटिव वगैरह करके पिछले वाले मेथड की तरह नहीं कर सकते इस तरह से। मगर यहाँ पर जो मैंने किया है ई पावर ई 1/e और पाई पावर पाई एक तरफ बना लिया, उसका क्या फायदा, वो क्यों किया मैंने। अब इससे ये पता चल रहा है कि यार एक फंक्शन कुछ ऐसा जिसमें जो बेस है उसका रेसिप्रोकल पावर में है, यानी x पावर 1/x टाइप के फंक्शन से ये सारी चीजें आ रही हैं जो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है।
मतलब ये जो e पावर 1/e है ये f ऑफ e की वैल्यू होगी, e पावर 1/e, और f ऑफ पाई की वैल्यू होगी हमारी पाई पावर 1/पाई, और इसी तरह से 100 पावर 1/100 एफ ऑफ 100 की वैल्यू, या इसी तरह से ये लास्ट वाली एफ ऑफ 101 की वैल्यू होगी। अब अगर हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो हमें ई और पाई में तो पता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ई हमें पता है पाई से छोटा होता है, ई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेट 2.718 होती है, और पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14 होती है। ई पाई से छोटा है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, तो मैं इन दोनों के ऊपर एफ को अप्लाई कर सकता हूँ। अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो मैं यहाँ पर ऊपर दोनों के एफ लगा दूंगा, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो सेम रहेगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो ऊपर ई और पाई के ऊपर यहाँ पर एफ एक्स लगाने पर साइन रिवर्स हो जाएगा। तो हम इन दोनों के बारे में पता कर पाएंगे कि इन दोनों में से पाई पावर पाई, सॉरी, ई पावर 1/e और पाई पावर 1/पाई में कौन बड़ा या छोटा है। तो इसका मतलब हमारे जो जो क्वेश्चन का आंसर है वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा ये जो फंक्शन हमने बनाया है अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/x, ये कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो ये हम पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसके लिए देखिए मैं फंक्शन एफ एक्स को पता करना चाहता हूँ कि कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए सबसे पहली बात इसकी डोमेन को ध्यान में रखिएगा। इसकी जो डोमेन है वो है आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर 0 टू इनफाइनाइट। ये किस तरह से आए भाई, आपने डोमेन में पढ़ा होगा एफ एक्स पावर जी एक्स, अगर हमें फंक्शन दिया जाए एफ एक्स पावर जी एक्स, इस टाइप से अगर कोई फंक्शन दिया जाए, इसकी डोमेन के लिए जो बेस होता है हमारा एफ एक्स, उसका ग्रेटर देन 0 होना जरूरी होता है डोमेन को ढूंढने के लिए, ये हमारी कंडीशन होती है। तो इस वजह से ये जो बेस है हमारा यहाँ पर x है, तो x 0 से बड़ा ही हो सकता है, x 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर x 0 से बड़ा होगा तो इसी इंटरवल को हम ध्यान में रखेंगे जिसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर को पता करने के लिए। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं हम। अब इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी आपको मैंने, अगर आपने एमओडी पढ़ा हुआ है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, तो एफ एक्स पावर जी एक्स का अगर हमें डेरिवेटिव करना हो, इसके लिए भी तीन तीन मेथड बताए हुए हैं। एक मेथड तो होता है लॉग ले लो फिर डेरिवेटिव कर लो, लॉग वाई इज इक्वल टू आ जाता है जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये मेथड नंबर 1 था। एक मेथड आपको बताया हुआ है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स हो, तो डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करने का सीधा तरीका होता है हमारे पास एफ एक्स पावर जी एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव करना होगा यहाँ पे जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स का, जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, ये रूल नंबर 2 होता है। तीसरा जो रूल था वो भी बताया हुआ आपको कि अगर एफ एक्स पावर जी एक्स का डेरिवेटिव करना है, थोड़ा पीछे करके लिख दो यहाँ पे जगह नहीं तो कम रह जाएगी। थर्ड रूल जो था इसका डेरिवेटिव करने के लिए वो ये बताया हुआ है कि अगर आपको एफ एक्स पावर जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, एफ एक्स पावर एन यानी जी एक्स को कांस्टेंट मान के एन समझ के इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो एन एफ एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा। पहले हमने बेस को वेरिएबल और पावर को कांस्टेंट यानी एफ एक्स पावर एन वाले रूल से डिफरेंशिएट करना है। ये हो जाने के बाद फिर हमें करना है इसको ए पावर जी एक्स, बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल हो, ए पावर जी एक्स वाले रूल से डिफरेंशिएट करना है। ए पावर जी एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर जी एक्स यानी कि एफ एक्स पावर जी एक्स एज इट इज इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए का मतलब लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव करने के लिए तीसरा रूल होता है। अब आपको जो भी मेथड समझ में आया आप उससे कर सकते हो। मैं चलिए सेकंड मेथड से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव होगा, मैंने सीधा इसका रूल बताया, एफ एक्स पावर जी एक्स का मतलब एक्स पावर 1/x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव करना होगा हमें जी एक्स यानी 1/x इंटू लॉग ऑफ एक्स इसका। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम प्रोडक्ट रूल से।
ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, चाहो तो इसे log x बाई एक्स मान के क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो 1/x एज इट इज, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर पहले एज इट इज, पहले नीचे x का जो स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल से कर रहा हूं मैं, ऊपर x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, फिर माइनस, उसके बाद ये जो log x है ये एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो देखिए हमारा जो f डैश x हमें मिल रहा है वो मिल रहा है x पावर 1/x इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर। अब इस f डैश x के ध्यान से देखिए, ये जो f डैश x है हमारा, इसमें जो x स्क्वायर है हमारा डिनोमिनेटर में, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, x भी 0 से बड़ा है तो x स्क्वायर भी 0 से बड़ा ही रहेगा। बेस पॉजिटिव हो, पावर कुछ भी करो, ये वाली वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, x पावर 1/x कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि बेस x जो है वो पॉजिटिव है, पावर 1/x वो भी पॉजिटिव ही रहेगी, तो आंसर ये भी नेगेटिव नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता। अब अच्छा 1 माइनस लॉग एक्स जो यहाँ पर ब्रैकेट में, तो एफ डैश एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होना इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 माइनस लॉग एक्स के ऊपर। अब देखिए ये जीरो कब होगा, जब log x इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू ई, तो x इज इक्वल टू ई पर तो ये जीरो हो जाएगा। x अगर हमारा e से छोटा होगा, x अगर हमारा 0 से लेकर e के बीच में लाई करेगा, तो log ऑफ e की वैल्यू जो होती है वो तो 1 होती है, अगर x e से कम होगा तो log ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी कि log x माइनस 1 जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से अगर x हमारा e से बड़ा होगा, e से इनफाइनाइट जाएगा, तो इस केस में ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि log ऑफ e की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। log ऑफ e 1 से बड़ा होगा तो 1 माइनस लॉग एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो f डैश x है, एफ एक्स हमने लिया था x पावर 1/x, ठीक है, और इसमें जो हमने f डैश x फाइंड आउट किया था वो आ रहा था हमारा x पावर 1/x और इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर। और अब ये भी हमने देखा कि ये जो f डैश x है हमारा, वो जीरो से पहले f डैश x की जो वैल्यू है, अगर x हमारा 0 से e के बीच में लाई कर रहा है, 0 टू e, तो f डैश x पॉजिटिव था, x इज इक्वल टू e पर ये 0 हो रहा है, और x अगर e से बड़ा है तो ये जो f डैश x है वो नेगेटिव हो गया था। इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो हमें अगर e से आगे की बात करनी है तो e से आगे ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, मतलब इसके ग्राफ के बारे में अगर एग्जैक्ट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, वैसे हमें एग्जैक्ट ग्राफ की जरूरत नहीं है, हमारा जो आंसर हमें देना है वो यहीं से भी मिल सकता है। फिर भी मैं यहाँ पर जानबूझ के आपको ग्राफ बनवा रहा हूँ ताकि कुछ और एग्जाम्पल में भी, कुछ और क्वेश्चन में भी अगर आपको ये फंक्शन दिखाई दे तो उसके बारे में और अच्छे से आप कुछ और आंसर भी दे पाओ। रोल्स थ्योरम के बारे में भी इसमें पूछा जाए तो बता सकते हैं, या कुछ मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट में भी ये फंक्शन के बारे में कुछ पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। डोमेन हमारी जीरो थी, 0 टू इनफाइनाइट थी। अगर आप इसमें 0 के आसपास इसकी वैल्यू देखें, 0 के आसपास का मतलब 0 प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू देखें, तो x जब 0 के पास जाएगा तो बेस तो 0 के पास होगा और पावर इनफाइनाइट के पास चली जाएगी, ठीक है। तो इस 0 के पास का मतलब 0 से 1 के बीच में ही होगा, और पावर इनफाइनाइट जाने पर वैल्यू 0 आएगी। मगर इसमें क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं ओपन सर्कल लगा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आपका ये वैल्यू x की वैल्यू 0 से आगे बढ़ रही है e तक, तो f डैश x पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर e पर जो वैल्यू है आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसके बाद इसने ग्राफ ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि e के बाद f डैश x जो है वो नेगेटिव हो गया है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। मगर नीचे जाता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एक बात श्योर है कि x पावर 1/x जो है, एफ एक्स जो है हमारा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
एफ एक्स हमारा हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ एक्स का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, ये तो श्योर है। अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे भी देख लें कि अगर हम ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता जाए तो कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे देखें तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पर एक्स पावर 1/x जो है वो इनफाइनाइट पावर 0 यानी कि इनडिटरमाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको करने का तरीका हम लोगों ने किया हुआ है लिमिट्स के अंदर। तो इस केस में अगर ये हमारा इनडिटरमाइंड फॉर्म है, इनफाइनाइट पावर 0 बन रहा है, तो इसको करने का तरीका था इसे y मान लेते थे और फिर इसमें log ले लेते हैं, log ऑफ y। log ऑफ y की वैल्यू देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे log ऑफ x बाई x बन जाएगी, इसका log लेके पावर 1/x आगे आ जाएगी। अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है तो हम यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल लगाने पर log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1 और x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे जो log y की वैल्यू है वो हमें 0 मिल रही है। log y 0 मिलने का मतलब जो y है हमारा वो 1 के पास आ रहा है, y की वैल्यू 1 आ रही है। मतलब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे जो इसकी लिमिट है वो 1 पे जाने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, ये x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू जो 1 लाइन है इसके ऊपर रहेगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पे जाके इसको मिलेगी। तो ग्राफ एग्जैक्ट बनाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीजें यहाँ पे आपको बताने के लिए ये ग्राफ बनाया। अदरवाइज आंसर तो हमारा यहीं पर खत्म हो चुका था, यहीं पर हमें मिल जाता, इतनी सी जानकारी हमारे लिए काफी थी। अब इसके अंदर अगर हम देखें ई और पाई के बारे में, ई पे और पाई पे वैल्यू के बारे में, तो हमें पता है कि ई से लेके आगे इनफाइनाइट तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम ई पर देखेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी और पाई पे वैल्यू छोटी आएगी, यानी एफ ऑफ ई जो है हमारा वो बड़ा होगा एफ ऑफ पाई से। अब इसका यूज करके हम आंसर दे सकते हैं हमारे जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। एफ एक्स है हमारा एक्स पावर 1/x और ये डिक्रीजिंग है ऑन ई टू इनफाइनाइट, ई से आगे ये डिक्रीजिंग था। अगर मैं ई की वैल्यू और पाई की वैल्यू के बारे में बात करूं या ई और पाई पे एफ एक्स की वैल्यू के बारे में बात करूं तो बोल सकता हूं एफ ऑफ ई बड़ा होगा एफ ऑफ पाई से, फंक्शन डिक्रीजिंग होने की वजह से, यानी ई पावर 1/e बड़ा होगा पाई पावर 1/पाई से। इट मींस ई पावर जो पाई है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि वो पाई पावर ई से बड़ा होगा। सेम इसी तरह से 100 जो है वो छोटा होता है 101 से, और दोनों इसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब एफ ऑफ 100 जो है हमारा वो बड़ा हो जाएगा एफ ऑफ 101 से, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो 100 पावर 1/100 बड़ा होगा 101 पावर 1/101 से। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि 100 पावर 101 इज ग्रेटर देन 101 पावर 100। तो इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं मोनोटोनिसिटी का यूज करके। देखिए तो इस तरह से हमने जो फंक्शन था वो अपनी तरफ से एज्यूम किया, फिर उस फंक्शन को वो जो एज्यूम किया वो हमने इस तरह से एज्यूम किया कि हम अपने जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके बारे में आंसर दे पाए। ये हमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये फंक्शन लेना है। इस फंक्शन को एज्यूम करके हमने इसकी मोनोटोनिसिटी डिस्कस की। उसके बाद जब ये पता चल गया कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, उसका यूज करके हम इसका आंसर दे पाए। इसी तरह का एक और एग्जांपल चलिए लेता हूं मैं यहाँ पे। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। इंटरवल 0 से π/2 दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरवल है 0 से π/2। अब इस इंटरवल के अंदर एफ एक्स देने के बाद हमें ये पूछा है कि एक इक्वेशन है हमारे पास 2/x माइनस एफ ऑफ π/12 प्लस 3/x माइनस एफ ऑफ π/4 और यहाँ पर भी x माइनस एफ ऑफ 5π/12 ये फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी इक्वेशन दे रखी है। और इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में पूछा है कि इसका एटलीस्ट वन रूट किस इंटरवल में लाई करेगा, ये हमें ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं।
अब अगर देखिए हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं सोचूं कि एफ ऑफ पाई बाई 12, एफ ऑफ पाई बाई 4, एफ ऑफ पाई बाई 12 यहाँ से ढूंढ लूं और उसके बाद वो इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करूं, तो आप चेक कर सकते हैं, एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। एफ ऑफ पाई बाई 12 पे वैल्यू देख लीजिएगा, यानी कि एफ ऑफ 15 डिग्री। एफ ऑफ पाई बाई 12 पे, एफ ऑफ पाई बाई 4 पे, फिर वो वैल्यू रख के जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। फिर उसके रूट्स की लोकेशन के बारे में पूछा गया है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लोकेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट है उस पे जाएंगे तो काफी लेंथी बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इक्वेशन मुश्किल होने की वजह से। अब इसमें भी जो काम है, अगर मैं थोड़ा मोनोटोनिसिटी का यूज करूं तो ये जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है या लोकेशन ऑफ रूट की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी है, 4/x-a प्लस 3/x-b प्लस, सॉरी 2 है यहाँ पे, प्लस 4/x-c। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको सिंपली एक बार ABC लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट के बारे में अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर उसके रूट्स कहाँ पे लाई करेंगे इन इंटरवल्स में, उसके बारे में हमें बात करनी होगी। तो इसमें अगर हम डिस्क्रिमिनेंट वगैरह ढूंढ के उस तरह से करना चाहें जो लोकेशन ऑफ रूट में करते हैं, तो ये थोड़ा लेंथी बन जाएगा। बट अगर मैं मोनोटोनिसिटी का यूज करके देखूं इसमें कैसे होगा, वो आपको जब समझेंगे तो आपको आइडिया आने लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे मोनोटोनिसिटी का यूज होता है, तो आप इसको कर पाएंगे। अभी एकदम से तो आइडिया नहीं आता कि ये मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन है। हम अगर इस टाइप के, अगर आप कुछ एक एग्जांपल देखेंगे का सॉल्व करेंगे, तब आपको फिर आइडियाज आएंगे कि यार इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो एफ एक्स है वो हमें दिया हुआ है x/sin x, और इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके π/2। अब इस इंटरवल के अंदर चेक करो ये जो वैल्यू फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं करूं एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ऊपर साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस एक्स एज इट इज, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, जिसमें से आप चाहो तो कॉस ऑफ एक्स कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन निकालने के बाद साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी टेन एक्स माइनस एक्स ये मिल जाएगा, और नीचे है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इंटरवल 0 से π/2 के बीच में ये जो cos x है, ये हमें पता है कि हमारा जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन x पॉजिटिव होता है और साइन स्क्वायर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। जीरो भी हो सकता है, मगर इस इंटरवल 0 से π/2 में तो ये जीरो नहीं बन सकता क्योंकि जीरो पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। अब देखिए 0 से π/2 में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan x जो होता है वो x से बड़ा होता है, साइन x जो है वो x से छोटा होता है। तो यहाँ tan x माइनस एक्स दिखाई दे रहा है, तो tan x माइनस एक्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होगी। tan x माइनस एक्स पॉजिटिव होगा इस इंटरवल 0 के से π/2 के लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। अगर एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे, ऑन 0 टू π/2। फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होने का मतलब, अब अगर हम जो फंक्शन इक्वेशन की बात कर रहे थे उसको देखें, इस इक्वेशन में हमें एफ ऑफ π/12, एफ ऑफ π/4 और एफ ऑफ 5π/12 दिख रहा था, जिसको मैंने यहाँ पर ABC लिखा था। तो अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करूँ तो देखिए हमें पता है कि π/12 15 डिग्री छोटा होगा π/4 से, और π/4 छोटा होगा 5π/12 यानी कि 75 डिग्री से। अब ये तीनों अगर इस ऑर्डर में है तो इसके ऊपर f लगाया जा सकता है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो f ऑफ π/4 देखिए, और ये f ऑफ 5π/12। अब देखिए यहाँ पर ये जो था f ऑफ 5π/12 इसको हमने a नाम दिया है,
इसे बी और इसे सी। हमें पता है कि ए बी सी जो है हमारे वो पॉजिटिव इस ऑर्डर में होंगे। इसके साथ साथ एक बात और भी लिख सकता हूँ कि हमारा जो ये तीनों नंबर है वो जीरो से बड़े हैं, तो एफ ऑफ जीरो से ये तीनों चीजें बड़ी होंगी, यानी कि ए बी सी ये भी बोल सकते हो कि जीरो से बड़े होंगे। अब इसका यूज क्या है हमारी इक्वेशन के लिए? हमारे पास जो इक्वेशन थी देखिए ये वाली, ये इक्वेशन जिसके रूट्स की पोजीशन या लोकेशन हमें पता करनी है कि वो कहाँ लाई करेंगे, एटलीस्ट वन रूट कहाँ लाई करेगा। अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी लिखता हूँ तो ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है 2/x माइनस ए प्लस 3/x माइनस बी प्लस 4/x माइनस सी। हमारी इक्वेशन है 2/x माइनस ए प्लस 3/x माइनस बी प्लस 4/x माइनस सी इज इक्वल टू 0। जिसे एलसीएम लेके लिखना चाहो तो 2 × x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस 3 × x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 4 × x माइनस ए एक्स माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। या इसको ऐसे समझ सकते हो कि जी एक्स इज इक्वल टू 0 है। जी एक्स मैंने ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा लेफ्ट साइड में इसको नाम दिया है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक तरह से, जिसमें ए बी सी हमें पता है कि वो इस ऑर्डर में होंगे। अब अगर यहाँ पे ये जी एक्स लिखा है हमने, तो इसमें से अगर मैं जी ऑफ ए के बारे में पूछूं क्या होगा, तो जी ऑफ ए का मतलब होगा 2a माइनस बी एंड a माइनस सी, और ये दोनों फैक्टर x माइनस ए की प्रेजेंस की वजह से जीरो आ जाएंगे। अब देखिए a जो है हमारा वो b से छोटा है और a c से भी छोटा है, इस वजह से ये दोनों फैक्टर की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, मगर दोनों का प्रोडक्ट दोनों नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ बी की वैल्यू की बात करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, b माइनस ए और b माइनस सी ये मिलेगा। देखिए x माइनस बी की वजह से ये फर्स्ट और थर्ड वाले की फैक्टर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अब b a से बड़ा है इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव और b c से छोटा है इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, मतलब g ऑफ b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सिमिलरली अगर मैं g ऑफ c के बारे में बात करूं तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, c 2 नहीं यहाँ पे सॉरी 3 था और यहाँ पे 4, ये आ जाएगा c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब देखिए c a से बड़ा है और b से भी, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे फैक्टर, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। gx को देखें, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसका ग्राफ ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है। हमें यहाँ पर ये मिल रहा है कि g ऑफ a हमारा पॉजिटिव है, g ऑफ b हमारा नेगेटिव है। देखिए b पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, ये वाला पॉइंट a कोमा जी ऑफ ए होगा और ये वाला पॉइंट b कोमा जी ऑफ बी होगा, और इसी तरह से c पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये c कोमा जी ऑफ सी होगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका एक रूट जो है अल्फा मान लूँ मैं, वो a और b के बीच में आ रहा है, और एक रूट बीटा मान लूँ दूसरा, वो आएगा हमारा b और c के बीच में। तो gx हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसके दो ही रूट हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों रूट की सही सही देखिए लोकेशन भी पता चल गई, एक रूट a और b के बीच में, दूसरा b और c के बीच में। यहाँ पर a का मतलब f ऑफ 5π/12 था, सॉरी f ऑफ π/12, और b का मतलब था यहाँ पे π/4, f ऑफ π/4, और c हमने लिखा था f ऑफ 5π/12 को। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है, एक रूट लाई करेगा f ऑफ π/12 एंड f ऑफ π/4 के बीच में, और दूसरा रूट f ऑफ π/4 एंड f ऑफ π/12 के बीच में। तो हम इसको देख के यहाँ से अपने जो स्टेटमेंट थी, अपना क्वेश्चन था, इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास एक रूट देखिए f ऑफ π/12 और f ऑफ π/4 के बीच में आ रहा है, और एक रूट f ऑफ π/4 f ऑफ π/12 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर कोई रूट नहीं आ रहा और यहाँ पर भी कोई रूट नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हम देखिए सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली करने के बाद पूरा फंक्शन बना तो दिया हुआ था, मगर उसकी मोनोटोनिसिटी डिस्कस करने के बाद उसका यूज करके फिर इसका आंसर दे पा रहे हैं। ये होता है एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
एडवांस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें कहीं सीधा सीधा नहीं लिखा जाता कि आपको मोनोटोनिसिटी का यूज करना है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, एक दौर लेता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें एप्लीकेशन, एक्चुअल में एप्लीकेशन जो है उसकी करनी होगी, मगर उसमें थोड़ा सोचना खुद ही पड़ेगा कि हमें किस तरह से हम मोनोटोनिसिटी का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।